हेलो 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 हेलो। कैसे हो आप सभी। द लर्निंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने 7 चैप्टर क्लियर कर दिए थे और अब हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। जैसा कि कुछ रिव्यू थे कि थोड़ा सा स्पीड चलेंगे क्योंकि क्लासेस थोड़ी सी लेंदी हो रही है, तो उस चीज का ध्यान में रखेंगे और शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं चतुर्भुज। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और आरडी शर्मा को सॉल्व करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपने अभी तक टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं टीएलसी प्रतापगढ़ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल की खासियत यह है कि आपको सबसे पहले एजुकेशनल न्यूज यहां पर प्रोवाइड की जाएगी, क्लास की पीडीएफ आपको वहां पर प्रोवाइड की जाती है, जो शेड्यूल होता है क्लास का वो आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाता है, क्लास का लिंक और डेली क्विज होती है जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाती है। तो इसी के साथ उम्मीद है कि आपने टीएलसी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, जिसे हम कहते हैं चतुर्भुज। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते थे हम लोग, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। चतुर्भुज किसे बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे अ शेप, अ क्लोज शेप विथ 4 साइड। ठीक है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। ठीक है, क्या कहलाती है, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज किस तरीके का होता है, देखिए ये होता है चतुर्भुज। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हो गया, ये हो गया, ए मार्क कर देता हूं इसे मैं, इस पॉइंट को ए, बी, सी और डी। सबसे पहली गलती यही होती है, जब मैंने बोल दिया चतुर्भुज ए बी सी डी तो आप इसे क्लॉकवाइज या तो सारे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो एक सीक्वेंस में मार्क करना है, जैसे कि ए बी सी डी, या फिर इधर से देखोगे तो ए यहां आएगा, बी आएगा, सी और डी यहां पर आएगा। ठीक है, और आप किसी भी बिंदु से शुरू कर सकते हो, किसी भी बिंदु से शुरू कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। तो इसमें खास बात क्या होती है, इसमें खास बात यह होती है, इसमें 4 साइड होती है। क्या क्या अवयव होते हैं, 4 साइड होती है। एंगल कितने होते हैं, 4 एंगल, मतलब कि 4 कोण होते हैं। कौन कौन से कोण हैं, एक कोण ये रहा, एक ये, एक ये और एक ये। उसके बाद 4 वर्टिसेस, मतलब कि शीर्ष बिंदु कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से हैं, बी, सी और डी। ठीक है, उसके बाद और क्या चीजें रह गई यहां पर, चलिए उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये जो 4 कोण हैं, इन सबको जोड़ दूं तो कितने का योग बनेगा। तो जैसे कि हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पढ़ी थी, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या होती है, तो कहते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो चारों कोणों को मैं मिला दूं, जोड़ दूं तो कितने बनेंगे, 360 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये हो गई नॉर्मल चतुर्भुज की बात कि क्वाड्रिलेटर किस तरीके का होता है, किसे क्वाड्रिलेटर कहा जाता है, कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है। कौन कौन सी, एक तो हो गई ए बी, ये साइड हो गई, फिर आएगी बी सी, फिर
सी डी और उसके बाद एडी। उसके बाद एंगल कौन कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी हो गया। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होता है कहीं किसी क्वेश्चन में तो आप इस एंगल को, एंगल ए को एंगल डी ए सी भी लिख सकते हो, आप एंगल बी ए डी भी लिख सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में चतुर्भुज को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे यहां पर एक चतुर्भुज बना दिया और फिर लिख दिया ए बी सी डी, या फिर आप कह सकते हो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, या फिर हिंदी में कह सकते हो चतुर्भुज ए बी सी डी। चलिए, इसके बाद क्लास 8 में क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स और वो सारी चीजें बताइए। ये जो 2 स्लाइडें मैं बताऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, यहीं से क्वेश्चन निकल के आएगा। अगर ये चीजें समझ में नहीं आई तो ये पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो चतुर्भुज को बांटने के लिए, उसके प्रकार को बांटने के लिए आपने एक चीज और पढ़ी होगी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस पढ़ी होगी, जिसके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? एक जैसी होती है, हमेशा समकोण होती है, ये कभी एक दूसरे को मिलती नहीं है। तो चतुर्भुज को बांटने का तरीका यही है कि पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग इसे बांटा जाता है। या तो ऐसा चतुर्भुज हो सकता है, ऐसा चतुर्भुज हो सकता है जिसमें कोई भी पैरेलल साइड्स ना हो, कोई भी पैरेलल साइड्स ना हो। ठीक है, क्या हो सकता है? कोई भी पैरेलल साइड्स ना हो। आप लिख दीजिए नो पेयर ऑफ पैरेलल साइड। जिस किसी भी चतुर्भुज में, ये चतुर्भुज मैंने बनाया जिसमें कोई भी पैर का मतलब युग्म, कोई भी दो भुजाएं पैरेलल नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी भुजा पैरेलल नहीं है, चाहे ये हो जाए, चाहे ये दोनों भुजा हो जाए, चाहे ये दोनों, या फिर चाहे ये दोनों, कोई भी पैरेलल नहीं है, कोई भी पैर जो है वो पैरेलल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे ऐसा जो डायग्राम बनता है इसे हम लोग कहते हैं काइट, जिसे हम लोग पतंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका डायग्राम किस तरीके का होता है? देखिए इसका डायग्राम किस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम बनेगा। ये नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, हम बना देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। चलिए, तो कुछ इस तरीके की काइट होगी, ये देखो ऐसा, और यहां से नीचे कुछ इस तरीके से मिला होगा, नीचे इस तरीके से मिला होगा। छोटा बना देता, थोड़ा यहां बना देते हैं, ये हो गया, और यहां पे कुछ इस तरीके से बड़ा हुआ होगा। इसे आप मार्क कर सकते हैं, क्या मार्क कर सकते हैं? ए बी सी और डी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। या तो ये हो सकता है कि कोई भी दो भुजाएं, चतुर्भुज की कोई भी दो साइड पैरेलल हो जाए। ठीक है, कोई भी दो साइड पैरेलल हो जाए, तो आप क्या लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, तो इस किस्म का, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक पेयर जो है यहां पे आप लिख दो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, ऐसा लिख दो। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप? इस तरीके का जो चतुर्भुज बनता है इसे हम लोग कहते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम बोलते हैं। ये क्या लिखा आपने? कैसे ये ट्रेपेजियम बनता है?
तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी चतुर्भुज है, एक तो ये लाइन या इसके सामने वाली, इसके ऑपोजिट लाइन, इसके ऑपोजिट लाइन क्या हो, पैरेलल हो। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये कितनी भी दूर जा सकती है, ये भी जा सकती है, कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो इसे ही कहते हैं हम लोग ट्रेपेजियम। मतलब कि एक पैर साइड का जो भुजा है, आमने सामने वाली भुजा, एक पैर एक युग्म, भुजाओं का एक युग्म क्या होगा, पैरेलल होगा, समांतर होगा। ठीक है, और बाकी दो भुजाएं क्या होंगी, असमांतर होंगी। चलिए, तो यहां पर इसका फोटो बना देते हैं। ये लो, ये मैंने बना दिया फोटो इसका। इससे हम लोग मार्क कर सकते हैं ए, बी, सी और डी। या तो ये हो सकता है, अगले टाइप का क्या हो सकता है, तो आप कहोगे अगले टाइप का क्या हो सकता है, अगर अगर दोनों पैर आमने सामने वाली दोनों भुजाएं समांतर हो, आमने सामने की दोनों भुजाएं समांतर हो। कैसे, यहां लिख सकते हैं आप, टू पेयर ऑफ, टू लिख दो या फिर बहुत लिख दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऑपोजिट साइड आर पैरेलल। ठीक है, तो इस किस्म का जो चतुर्भुज होता है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, दोनों आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, ऐसे को कहते हैं हम लोग पैरेललोग्राम, जिसे हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। और मोस्टली क्लास 9th में यही चीज दे रखी है, समांतर चतुर्भुज को ही हमें पढ़ना है। पर हम लोग इनकी भी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं काइट को, पतंग को पकड़ते हैं। तो सबसे पहला है काइट, जिसे हम लोग कहते हैं पतंग। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स चल रही है जो मैं लिखवा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। आप ज्योमेट्री का ये मान के चलो 30% पोर्शन इससे ही क्लियर होगा आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से निकल के आएगा ही आएगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, तो काइट किस तरीके की होती है, जैसा कि मैंने बताया था कि काइट में कोई भी साइड क्या होती है, पैरेलल नहीं होती है, कुछ इस तरीके की काइट होती है। यहां पर आप मार्क कर सकते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, ऐसा मार्क कर सकते हैं। तो पतंग में क्या होता है, जो आजू बाजू वाली जो भुजाएं हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कौन सी, एडजेसेंट साइड्स, आमने सामने वाली नहीं, आजू बाजू वाली, जो एक दूसरे से चिपकी हुई हो, वो भुजाएं क्या होती है, वो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पर लिखूंगा कि ए डी इज इक्वल टू ए बी हो सकता है, और डी सी इज इक्वल टू बी सी हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज क्वाड्रिलेटरल में हम लोग एक चीज और ऐड करेंगे, वो ऐड करेंगे डायगोनल्स, जिसे हम लोग विकर्ण के नाम से जानते हैं, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि चतुर्भुज में चार विकर्ण होते हैं, सॉरी 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। और विकर्ण किसे कहते हैं, तो आप कहोगे सर यहां से इसको मिला दो और यहां से इसको मिला दो। ठीक है, ये क्या है, हमारे विकर्ण है। विकर्ण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। ठीक है, डायगोनल। अब 2 विकर्ण कौन कौन से हैं, ए सी और बी डी, ए सी व बी डी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो पतंग है उसके डायगोनल की थोड़ी सी बात करते हैं, इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, उसकी बात करते हैं हम लोग। डायगोनल्स बनाते हैं इसके हम लोग आमने सामने,
ये देखो, ये मैंने बना दिए इसके विकर्ण, ये मैंने बना दिए इसके विकर्ण। तो किसी भी पतंग का, किसी भी काइट के जो दो डायगोनल्स होते हैं, यहां से आपको क्लियर दिख रहा होगा, इसकी साइज बहुत बड़ी है, इसकी साइज बहुत छोटी है, मतलब कि डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, पहली चीज तो। ठीक है, तीन चीजें ही आपको फाइंड आउट करनी है, डायगोनल की तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी है विकर्ण की। क्या वो इक्वल होंगे? क्या वो जब एक दूसरे को काटते हैं तो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं क्या? ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज, क्या ये विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में विभाजित करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं क्या? ये चीज पता होनी चाहिए। हर टाइप के चतुर्भुज में डायगोनल्स की इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो यहां पे मैं लिखता हूं बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये चीज आपको पता नहीं होनी चाहिए डायगोनल्स की। हर एक चतुर्भुज में ये चीजें आपको नहीं पता है, आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, जिसे बांटने का तरीका हमने निकाला कि आमने सामने वाली भुजाएं अगर पैरेलल के अकॉर्डिंग पैरेलल होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसे बांटना चालू किया। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि कोई भी साइड पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो वो कौन बन जाएगा? काइट बन जाएगा। अगर एक पैर मतलब एक युग्म रेखाओं का एक युग्म क्या होगा? पैरेलल होगा। ये आमने सामने वाली भुजा, आमने सामने वाली भुजा क्या है? पैरेलल है, और दूसरी पैरेलल नहीं है, तो वैसा क्या बनेगा? ट्रेपेजियम। अगर दोनों आमने सामने वाली भुजाएं क्या हो? समांतर हो, पैरेलल हो, तो उसे हम लोग कहेंगे समांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज। तो हम लोगों ने काइट की बात करी कि इसकी जो एडजेसेंट एंगल है, आजू बाजू वाली जो कह सकते हैं कि भुजाएं हैं, वो क्या होती है? बराबर होती है, मतलब AD इजिकल टू AB और DC इजिकल टू BC। अब हम लोग बात करते हैं डायगोनल्स की। अब हम लोग बात करेंगे डायगोनल्स की। इसके डायगोनल्स क्या कहते हैं? ठीक है, तो डायगोनल्स इसके क्या होते हैं? देखो, स्ट्रेट ये लाइन आ रही है और ये लाइन स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, पतंग बना के चेक करना। तो ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं कि AC जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? BD पे। पहली चीज तो हमने ये लिख दी। क्या ये डायगोनल्स इक्वल है क्या? आप बोलोगे सर ये तो बहुत लंबा जा रहा और यहां पे छोटा सा है, तो मैं कह दूंगा कि AC क्या है? इसके इक्वल नहीं होगा BD के। तीसरी चीज, क्या एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? आप बोलोगे सर ये तो बहुत ऊंचा है, ये लाइन BD जो है वो AC के बहुत ऊंचा। बाइसेक्ट का मतलब दो समान भागों में विभाजित करते हैं क्या एक दूसरे को? मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि काइट एक ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ ये जो बीडी विकर्ण जो है वो क्या होती है? वो क्या होती है? यहां से OD इजिकल टू OB होता है, मतलब कि AC विकर्ण BD को दो समान भागों में विभाजित करती है। लेकिन BD विकर्ण जो है वो AC को समान भागों में विभाजित नहीं करेगी, क्योंकि ये बहुत लंबी है और ये लाइन बहुत ऊपर आ रही है। आई बात समझ में? तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? मैं यहां पर लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा कि AC बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट कर रहा है? BD, डायगोनल BD लिख दो, डायगोनल BD। डन। तो ये इसे बाइसेक्ट करता है। ये तीनों चीजें हमने इसकी पढ़ ली। ठीक है, हमने भुजाओं के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग कोण के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग कोण के बारे में पढ़ते हैं कि कोणों की चीजें क्या होती है। क्या ये आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे? क्या ये बराबर नहीं होंगे? क्या चीजें हो सकती है? क्या चीजें हो सकती है? सोचो, देखो इसको, देखो देखो, क्या आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे? तो आप बोलोगे सर अगर काइट कुछ इस तरीके का होता, ठीक है, इस तरीके का, आपको कहीं दिख रहा है कि आमने सामने वाले कोण या फिर ये आजू बाजू वाले कोण समान हो सकते हैं? एक चीज, एक हिंट बताता हूं आपको, एक हिंट बताता हूं, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। जो चतुर्भुज है ना,
जो क्वाड्रिलेटरल है ना वो किस चीज पे, किस बेस पे बना हुआ है, तो मैं आपको बताता हूं। वो है जो हमने कल चीज पढ़ी, दो लाइन पैरेलल है उसके बीच में तिर्यक रेखा। बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना, इस कॉन्सेप्ट से ही आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। अगर कोई आयत है, हम लोग रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं, तो ये और ये पैरेलल होता है, तो ये इसकी क्या बन गई, ये इसकी क्या बन गई, डायगोनल्स बन गई, सॉरी ट्रांसवर्जल मतलब तिर्यक रेखा बन गई, ठीक है। और यहां से ये दोनों एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, और एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये हमें पता है, ये 90 और ये 90, तो दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। कौन सा भी उठा के देख लो, काइट को छोड़ के, क्योंकि काइट में पैरेलल लाइंस होती ही नहीं है, ठीक है। हर एक में यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद है ना, ट्रांसवर्जल तिर्यक रेखा वाला, आप चतुर्भुज के क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, इजीली कर लोगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इन सारी चीजों की। तो काइट के बारे में हमने सारी चीजें क्लियर कर ली है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कौन सा तरीका है, अब है कि अगर एक पेयर क्या हो, पैरेलल हो, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम की हम लोग बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम किस तरीके का होता है, तो जब मैं आपको इसका, यहां पे तो ट्रेपेजियम दिया होगा, ये रहा, डन। ठीक है, ये है हमारा ट्रेपेजियम, राइट में बनाते हैं। अब देखो यहां पे मैं मार्किंग कर देता हूं, ए बी सी और डी। यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा कि ए बी जो है, ए बी साइड जो है वो पैरेलल है, समांतर है, किसके समांतर है, सीडी के समांतर है। पहली चीज तो ये गई भुजा के बारे में। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, किसी भी नॉर्मल ट्रेपेजियम में या तो ये हो सकता है कि एडी और बीसी क्या हो, समान हो, और एडी और बीसी क्या हो, समान ना हो। दो कंडीशन हो सकती है। ये ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके का भी बन सकता था, कुछ इस तरीके का भी बन सकता था, ठीक है, कुछ इस तरीके का भी बन सकता था। आई बात समझ में, इसको भी हम लोग ट्रेपेजियम ही बोलते हैं, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है, एक पैर समांतर है, एक पैर पैरेलल है, मतलब कि ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम बहुत अलग तरीके से बन सकता है, बहुत बहुत तरीके से बन सकता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर अगर ए बी सॉरी एडी जो है, एडी जो है वो इक्वल नहीं है किसके, बीसी के, ये मान लो। अब जब ये इक्वल नहीं है तब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, डन, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके डायगोनल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये रहा एक डायगोनल, एक डायगोनल इसका ए रहा, इसको ओ मार्क कर दो। क्या आपको लगता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, मुझे तो नहीं दिख रहा। क्या आपको लगता है कि ये एक दूसरे को समान भागों में विभाजित करती है, मुझे तो नहीं दिख रहा, ठीक है। क्या इसके कोणों के बारे में आप कुछ कह सकते हैं, सोचो सोचो, देखो इसे, देखो चित्र को, देखो चित्र को, देखो चित्र को, देखो चलिए, देखा आपने क्या चीजें हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो अगर ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये तिर्यक रेखा हो गई, ये ट्रांसवर्जल हो गई, तो ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल के बारे में हमको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो किसी भी टाइप का, किसी भी टाइप का, चाहे ये भुजा समान हो या ना हो, एंगल्स के बारे में एक ही चीज हो सकती है, एंगल्स के बारे में एक ही चीज हो सकती है कि एंगल ए प्लस एंगल डी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या कह सकता हूं कि एंगल बी एंगल सी, इन दोनों को जोड़ दो तो 180 डिग्री होगा। क्या आप ये कह सकते हो कि एंगल ए एंगल बी 180 डिग्री होगा, नहीं, हमने ट्रांसवर्जल चीजें लगाई है, ट्रांसवर्जल जो लाइन है ना वो वाला कॉन्सेप्ट लगाया। ये तो नॉन पैरेलल साइड, ये तो नॉन पैरेलल साइड्स हैं,
ठीक है, इसको कभी ऐसा करके यहां पे ट्रांसवर्जल खींच लो, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, यहां पे इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमें समांतर जो भुजा है उसके कॉन्सेप्ट को लेके ही चलना है। अब पता चला ये चीजें कहां काम आती है। आपने कभी रियल लाइफ में इसे अप्लाई करने की कोशिश करी नहीं होगी। आप ये मानो चतुर्भुज पूरा ये जो तिर्यक रेखा है ना उस पर डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। अब हम लोग डायगोनल्स की बात करते हैं। इसके डायगोनल्स क्या कहते हैं, इसके डायगोनल्स क्या कहते हैं कि ये तो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी नहीं कर रहे, ये दोनों इक्वल भी नहीं है। अगर ये रेखा है, अगर कुछ इस तरीके का हो जाता, कुछ इस तरीके का हो जाता तो कैसे बनता, ये बड़ा बनता, ये छोटा बनता। ठीक है, ये बड़ा बनता, ये छोटा बनता। आई बात समझ में? तो ये इक्वल तो नहीं है। परपेंडिकुलर आपको दिख रहे हैं क्या, पिक्चर को अच्छे से देखो, क्या परपेंडिकुलर आपको दिख रहे हैं क्या, परपेंडिकुलर आपको दिख रहे हैं क्या? आप बोलोगे कि परपेंडिकुलर भी सर नहीं दिख रहे। क्या ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, खत्म बात। डायगोनल्स की कोई प्रॉपर्टी इसकी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर एडी इजिकल टू बीसी हो जाए, एडी इजिकल टू बीसी हो जाए तब क्या होगा, तब क्या होगा? तो मैं कह दूं अगर एडी इजिकल टू बीसी हो जाए ट्रेपेजियम में तब क्या होगा? तो ट्रेपेजियम सेम शेप ही ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, बनाते हैं। चलिए, तो मैंने यहां मार्क कर दिया ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखो यहां पे लिख सकता हूं कि यहां पे लिख सकता हूं कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। पहली चीज तो दूसरी चीज ये लिख सकता हूं, दूसरी चीज ये लिख सकता हूं कि ए डी जो है वो बीसी के बराबर है। तीसरी चीज ये लिख सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। चौथी चीज ये लिख सकता हूं कि एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री है। और एक चीज आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, जब ये दोनों लाइंस जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो अगर इक्वल है तो इस ट्रेपेजियम को हम लोग बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम। ठीक है, आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है कि एडी इज इक्वल टू बीसी होना चाहिए। और नॉर्मल ट्रेपेजियम क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। इसके डायगोनल्स के बारे में क्या कुछ चीजें अलग हो सकती हैं क्या, इसके डायगोनल्स के बारे में चीजें कुछ अलग हो सकती हैं क्या? देखिए इसके डायगोनल्स को देखिए, अब चीजें अलग हो सकती है क्या? देखिए देखिए देखिए, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं क्या बता सकता हूं, मैं आपको बोल दूंगा कि इसके जो डायगोनल है वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो करते हैं इसको, सॉरी, कि जो बीडी है, बीडी है, ये जो विकर्ण है और ये जो डायगोनल है वो समान होंगे। डायगोनल्स क्या होंगे, समान होंगे। डन, डायगोनल समान होंगे। क्यों? ये दोनों सेम है तो ये हर कंडीशन में इसी स्थिति में रहेंगे। तो ये इसकी साइड सेम, ये इसकी साइड सेम, सेम ही आएगा। डन, सेम ही आएगा। चीजों को एनालिसिस करना सीखो, चीजों को एनालिसिस करना सीखो। ठीक है, तो ये चीज होगी डायगोनल्स की, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछा जाता है, एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। क्या बात कह दी सर, एंगल डी एंगल सी के बराबर होगा, लेकिन ए और बी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, स्टार लगा के लिख देता हूं। ठीक है, कि एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। ये चीज मैंने कहीं पढ़ी थी, किसी क्वेश्चन में अप्लाई करी थी, तब जाके मुझे समझ में आया। बाकी बुक्स में कहीं लिख नहीं रखा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको भी लिखवा दिया, आपके कहीं काम आ जाएगा। देन आगे चलते हैं। ये पढ़ लिया हमने आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने ट्रेपेजियम, ये पढ़ लिया काइट। और अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे? समांतर चतुर्भुज।
तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, समांतर चतुर्भुज पढ़ने से पहले, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ये दिखता किस तरीके का है वो देख लो। ये दिखता किस तरीके का है, कुछ इस तरीके का होता है। कुछ इस तरीके का होता है। यहां पे लिख दो आप ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। अब देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, यहां लिख सकते हो आप कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। दूसरी चीज ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। ये दोनों साइड आमने सामने वाली साइड पैरेलल, ये दोनों साइड आमने सामने वाली साइड पैरेलल। क्लियर? अब इसके डायगोनल्स की भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ चीजें और देखेंगे, कुछ चीजें और देखेंगे। अगर मैं यहां पर इसकी सारी चीजें बता दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सबसे पहले इसके पार्ट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और जो चीजें इसके पार्ट्स में कॉमन आती है ना, वो समांतर चतुर्भुज की सारी कंडीशंस हो जाएंगी। तो इसके पार्ट्स को पढ़ते हैं, जैसे जैसे पार्ट्स पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग इसकी भी चीजें लिखते रहेंगे। तो समांतर चतुर्भुज, चलिए समांतर चतुर्भुज को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग है? कौन कौन से 3 भाग है? देखिए, पहला भाग, अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, अगर कोई समांतर चतुर्भुज मैं यहां ले लेता हूं, तो समांतर चतुर्भुज मैंने यहां ले लिया, डन। ये ये जो ये तो बी हो गया, सी और डी, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो पैरेलल को इस तरीके से मार्क कर सकते हो आप। ये लाइन इसके पैरेलल है, ऐसा मार्क कर सकते हो। ये तो रहेगा ही। अब समांतर चतुर्भुज के वंश के बारे में, इसके बच्चों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन तो सब में फॉलो होगी ही होगी कि आमने सामने वाली साइड क्या होगी? पैरेलल होगी। पहली कंडीशन अगर ऐसा हो जाए, आमने सामने की साइड तो पैरेलल है ही, लेकिन अगर ये चारों साइड बराबर हो जाए, हो सकता है, तो पहले इस तरीके से डिवाइड करेंगे। हम लोग लिखेंगे ऑल साइड इक्वल। क्या लिखेंगे? ऑल साइड इक्वल, ठीक है, सभी भुजाएं समान। सभी भुजाएं समान, ठीक है। तो ऐसे चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा पैरेललोग्राम, ऐसा पैरेललोग्राम यहां पे लिख देते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसकी सारी भुजाएं समान हो, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, ऐसे समांतर चतुर्भुज को हम लोग बोलेंगे रोम्बस। क्या बोलेंगे? रोम्बस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। दूसरी चीज, अगर इस समांतर चतुर्भुज में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का कर दूं, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का कर दूं, हमेशा ध्यान रखना, ये रेखा ऐसे झुकी हुई है, 90 डिग्री का मतलब सीधी कर दूं। अगर इस लाइन को मैंने ऐसे सीधा कर दिया, जैसे कि मैंने इस लाइन को ऐसे सीधा कर दिया, मान लो, ठीक है, सीधा कर दिया, ये हो गया एडी, तो ये लाइन भी कुछ ऐसी हो जाएगी, तब जाके यहां पे 90 डिग्री बनेगा। किसी भी एक एंगल को मैं 90 डिग्री कर रहा हूं, देखना, एक एंगल को 90 डिग्री कर रहा हूं, तो ये 90 डिग्री एंगल बन गया। अब एक कंडीशन तो मुझे बोला कि समांतर चतुर्भुज में हमेशा हमेशा आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? पैरेलल होगी। तो ये लाइन जो है वो ऐसे तो नहीं रहेगी ना, इसकी कंडीशन तो फॉलो करवानी पड़ेगी। अगर ये पैरेलल है तो इसके जस्ट सामने भी की लाइन भी क्या होगी? पैरेलल होगी। ये मैंने पैरेलल खींची, तो इसके सामने वाली साइड भी तो पैरेलल होगी। समझ में आया कि अगर इस समांतर चतुर्भुज में
मैं कोई एक एंगल 90 डिग्री का कर देता हूं तो समांतर चतुर्भुज ऐसा है ना, ये ऐसा बन जाएगा कुछ इस तरीके का। डन? आई बात समझ में? चलो, तो जब भी दूसरा टाइप, वन एंगल 90 डिग्री, वन एंगल 90 डिग्री, डन? तो जब किसी समांतर चतुर्भुज में एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो ऐसे समांतर चतुर्भुज को हम लोग कहते हैं आयत, जिसे हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? आयत। क्लियर? एक और पार्ट है, बहुत तगड़ा समझ में आ जाएगा, ध्यान में रखना, बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूं, बहुत क्वेश्चन निकले, पेपर उठा के देखना, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो लाइंस दे देगा कि आयत के विकर्ण समान होते हैं, फिर बोल देगा कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तीसरी चीज बोल देगा कि समचतुर्भुज के चारों साइड्स बराबर नहीं होती है, कुछ भी बोल देगा। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है? भरोसा रखो। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक और पार्ट है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। एक और पार्ट है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है? तो इसे उठा के यहां रख देते हैं। एक और पार्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, तो तीसरा पार्ट, अगर सारी साइड इक्वल कर दूं तो रोम्बस बन जाता है, मतलब समचतुर्भुज बन जाता है। एक एंगल 90 डिग्री का कर दूं तो वो आयत बन जाता है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ में ऐड कर सकता हूं ना, ये भी तो कर सकता हूं, ये भी तो कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा समांतर चतुर्भुज में कोई और कंडीशन आपकी बन ही नहीं सकती। खोज के देख लो, खोज के देख लो। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है? तीसरी कंडीशन आपकी बन सकती है, चलिए, तीसरी कंडीशन आपकी बन सकती है ऑल साइड इक्वल प्लस वन एंगल 90 डिग्री। तो इस तरीके के समांतर चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। तो एक और चतुर्भुज आएगा जिसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है? तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब इसके अंदर आएगा तभी पढ़ लेंगे, ठीक है? उसकी प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी चीजें आपने याद कर ली ना, आप मान के चलो चतुर्भुज 90% आपने याद कर लिया, ठीक है? जब मैं इसकी सारी प्रॉपर्टी लिखाऊंगा ना अभी, तब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हमको साइड्स की प्रॉपर्टी लिखनी है, एंगल्स की प्रॉपर्टी लिखनी है, और डायगोनल्स की 3 प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई वो लिखनी है। उसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है। 5 प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है हर एक की, ठीक है? चलिए, तो यहां पर भी जब हम लोग उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और जो प्रॉपर्टी उनकी कॉमन आएगी, जो भी चीज समांतर चतुर्भुज के जो तीनों बच्चे मैंने आपको बताए उन सब में होगी, तो वो समांतर चतुर्भुज में भी होगी, ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं रोम्बस की। किसकी बात करेंगे? रोम्बस, जिसे हम लोग कहते हैं समचतुर्भुज। कैसा होता है देखो, रोम्बस कुछ इस तरीके का होता है। यह चारों भुजाएं इक्वल कर दो, चारों भुजाएं क्या कर दो? इक्वल कर दो। ये लगभग इक्वल है, ठीक है? लगभग इक्वल है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। इसके डायगोनल्स भी हो सकते हैं। ये रहा डायगोनल, ये रहा डायगोनल, ठीक है? इसके बाद सारी समरी भी मैं आपको बताऊंगा, एक साथ सारी चीजें पढ़ेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर मैं एक चीज ये लिख दूं कि समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज क्या होता है? एक तरीके का समांतर चतुर्भुज ही होता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले यहां पर एक चीज लिख सकते हैं कि, एक चीज लिख सकते हैं कि
ए बी समांतर होगा किसके, सी डी के, और ए डी समांतर होगा बी सी के। सेकंड चीज, ये समचतुर्भुज तब बन सकता है जब सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो यहां पर लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये हो गई चीज, ये हो गई, चारों भुजाएं मैंने क्या कर दी, इक्वल कर दी। भुजाओं के बारे में हमने पढ़ लिया, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, और क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती है। भुजाओं के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे एंगल्स की। इसके एंगल्स क्या कहते हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या कहता है, बताओ क्या कहता है ये एंगल। देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये अगर ट्रांसवर्जल है, ये अगर ट्रांसवर्जल है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री के होंगे, ठीक है। इंटीरियर एंगल, ये ट्रांसवर्जल, ये दो पैरेलल लाइंस, ये दोनों क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स। क्लियर, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद यहां पे भी ट्रांसवर्जल ड्रॉ कर दूं मैं, तो ये दोनों भी इंटीरियर एंगल्स होंगे, वो दोनों भी इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं, मैं यहां पर ये चीज कह सकता हूं, एंगल्स के लिए एक चीज कह सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, 180 डिग्री। क्या इसके आमने सामने वाले कोण आपको कुछ दिख रहे हैं? जब भी साइड्स इक्वल हो, जैसे कि हमने क्या किया था, ट्रेपेजियम में क्या किया था, कोई ना कोई कोण तो समान आएंगे ही आएंगे, और इसमें तो चारों साइड इक्वल है, ठीक है, चारों साइड इक्वल है। मतलब कि इसके आमने सामने वाले कोण, आमने सामने वाले कोण कैसे होंगे, डिसाइड करो। देखो देखो इसे, देखो इस पिक्चर को, देखो इस पिक्चर को, देखो अच्छे से, देखो अच्छे से, देखो इस पिक्चर को। बताओ क्या हो सकता है। चलिए, आपने ये देखा होगा कि सर ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिख रहा है, ठीक है, तो हाँ ये इक्वल ही है। तो आप बोलोगे एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। उसके बाद आप कह सकते हो कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब कि आमने सामने वाले कोण जो होंगे, आमने सामने वाले एंगल, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑपोजिट एंगल जो होंगे, वो एंगल्स कौन से होंगे, समान होंगे, वो एंगल समान होंगे। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो गई, यहां पर एंगल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल्स के बारे में, ठीक है। सिस्टमेटिक पढ़ो, सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएंगी, सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएंगी। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे डायगोनल्स की बात करेंगे, ठीक है। डायगोनल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो क्या मुझे बताओ, इसके डायगोनल इक्वल होंगे। एक पिक्चर और देखो, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ इस तरीके का समांतर चतुर्भुज में बना दो, रुक जाओ, इस तरीके का, ठीक है, दोनों साइड इक्वल, यहां ले लो, इस तरीके का, ठीक है। अब यहां पे मैं कह दूं, यहां पर मैं कह देता हूं कि ये डायगोनल देखो और ये डायगोनल देखो, इक्वल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। ये ऐसा चौड़ा हो रहा है और ये इतना छोटा है, आई बात समझ में, तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो यहां पे आप लिख सकते हो, यहां पर आप लिखोगे यहां पर कि AC इसके डायगोनल्स की बात कर रहे थे हम कि इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ये चौड़ा हो गया थोड़ा सा, और ये जितना चौड़ा होगा वो इतना ज्यादा नीचे जाएगा, तो ये डायगोनल छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं क्या, तो हम बोलेंगे हाँ, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं।
दूसरी चीज, क्या ये डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं क्या? तो आप बोलोगे हाँ। तो कैसे लिखेंगे इसे आप? इसे आप लिखोगे कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। ये दोनों पार्ट्स क्या होते हैं? ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो ये हो गया रोम्बस की बात, समचतुर्भुज की बात हमने कर ली। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगल की। अब हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल जिसे हम लोग कहते हैं आयत। क्या कहते हैं? आयत। आयत कैसा बनता है? देखो, जब भी एक एंगल 90 डिग्री का बन जाए, एक एंगल 90 डिग्री का बन जाए, तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके का हो जाए। इसमें वो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हैं रोम्बस वाली, हम साइड इक्वल नहीं कर रहे हैं। हमको सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि एक एंगल 90 डिग्री का करना है। ये एंगल मैंने अगर 90 डिग्री का कर दिया तो क्या होगा? ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो जाते हैं। तो ए, बी, सी और डी ये इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। अब हम लोग इसकी क्या करेंगे? यहां से डायगोनल्स ड्रॉ कर देते हैं। ये एक डायगोनल हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। हम कह सकते हैं, तो सबसे पहले ये समांतर चतुर्भुज का ही एक पार्ट है, तो ये कह सकते हैं कि ए बी जो है वो समांतर होगा किसके? सी डी के। और क्या कह सकते हैं? एडी जो है वो समांतर होगा बीसी के। जब भी समांतर चतुर्भुज को कुछ इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल में कन्वर्ट कर देना, तो इसके आमने सामने वाली की भुजाएं क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएंगी। तो मैं यहां पर लिखूंगा ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। क्लियर? ये भुजा इसके बराबर। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्योंकि 90 डिग्री कर दिया ना, ये 90 डिग्री कर दिया है, तो सामने वाला भी तो 90 डिग्री होगा, सामने वाला भी तो 90 डिग्री होगा, ये भी तो 90 डिग्री, ये भी तो 90 डिग्री। ये लाइन ऐसी टेढ़ी नहीं हो सकती कभी भी, ये लाइन कभी भी इतनी टेढ़ी नहीं हो सकती। तो हमेशा ध्यान में रखना। और आमने सामने वाली लाइन क्या है? समांतर भी है, पैरेलल भी है। तो हमेशा ये सामने वाली भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो भुजाओं की चीजें हमने देख ली। अब हम लोग बात करते हैं एंगल की। अब हम लोग बात करते हैं एंगल्स की। ठीक है, तो एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों समांतर है और ये ट्रांसवर्सल है, ये 90 है, तो ये एंगल कौन सा होगा? आप बोलोगे ये भी 90 डिग्री होगा सर। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल्स, तो ये 90 डिग्री, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। आई बात समझ में? ये भी तो 90 डिग्री होगा। चलिए, तो मैं कह सकता हूं कि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल की प्रॉपर्टी हमने देख ली। यहां पे ये प्रॉपर्टी भी सही है कि हाँ, आमने सामने वाले जो एंगल्स है वो क्या होते हैं? समान होते हैं। आमने सामने के एंगल समान है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? डायगोनल्स की बात करेंगे। डायगोनल्स की बात करेंगे। क्या ये डायगोनल्स इक्वल है? क्या ये डायगोनल्स इक्वल है? आप बोलोगे सर साइड्स भी इक्वल है, पैरेलल भी है, तो इक्वल तो होने चाहिए। क्या ये डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूं। एक मिनट। हाँ, ऑल डन। तो मैं आपको बता दूं डायगोनल्स के बारे में, मैं आपको बता देता हूं डायगोनल्स के बारे में। जैसे आप इस इमेज को देखोगे तो आप कहोगे कि सर एसी जो है, एसी विकर्ण जो है वो बीडी के बराबर होगा। और दूसरी चीज ये परपेंडिकुलर मुझे दिखे ना दिखे, लेकिन सर मुझे इतना ये दिख रहा है कि यहां से इसकी लेंथ और यहां से इसकी लेंथ बराबर होगी, यहां से इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी। मतलब कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, मतलब कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, समद्विभाजित करती हैं। तो आप लिख सकते हो कि
ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। इतना डीप में कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना डीप में कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना समझा के कोई नहीं पढ़ाएगा। इसके बाद हम लोग समरी भी देखेंगे पूरी, ठीक है। चैप्टर चाहे कल शुरू करना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास लंबी नहीं करेंगे। अगर ये चीज समझ में आ गई ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप सुनना मेरी बात को और एंड तक इस क्लास को देखना, ठीक है। क्या ये परपेंडिकुलर है? आप बोलोगे कि ओ एसी जो है, एसी जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है किसके? बीडी के, ठीक है। परपेंडिकुलर ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। आगे तो ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? स्क्वायर की। अब स्क्वायर जो है ना वो रईस है। रईस का मतलब इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी, सारी सारी प्रॉपर्टी। इसके सारे साइड्स इक्वल भी होंगे, इसकी कह सकते हैं कि सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, सारे एंगल इक्वल होंगे, सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारी साइड्स आमने सामने की साइड्स पैरेलल होंगी, डायगोनल्स इक्वल होंगे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। और समद्विभाजित भी कर रहे हैं, बाइसेक्ट जिसे मैंने अभी बोला। ये सारी चीजें इसमें होंगी, इसमें कंफ्यूजन वाली चीज ही नहीं है, इसमें कंफ्यूजन वाली चीज ही नहीं है। तो ये मैं बना देता हूं एक स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने बना दिया स्क्वायर। ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ये होगा डायगोनल, ये होगा डायगोनल। जैसे कि मैंने आपको सारी चीजें बताई कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक एंगल जो है, एक कोण 90 डिग्री का भी हो और सारी भुजाएं क्या हो? इक्वल भी हो। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की चीजें यहां पर आएंगी। आप कह सकते हो कि ए बी समांतर होगा सी डी के, ए बी समांतर होगा सी डी के। और दूसरी चीज कह सकते हो आप कि ए डी समांतर होगा बीसी के, ए डी समांतर होगा बीसी के। आगे भुजाओं के बारे में आप ये कह सकते हो कि ये सारी भुजाएं क्या है? इक्वल है। सारी भुजाएं क्या है? इक्वल होंगी, सारी भुजाएं इक्वल होंगी। इसको हम लोग जीरो मार्क कर देते हैं, ओ मार्क कर देते हैं, जीरो नहीं। चलिए, तो ये भुजाओं के बारे में बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे एंगल के बारे में, एंगल के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का कर दो, ये हो गया एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब हम लोग तिर्यक रेखा वाली प्रॉपर्टीज लगाते हैं तो सारे एंगल्स 90 डिग्री के बन जाते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल्स की सारी प्रॉपर्टी हमने देख ली। आमने सामने के एंगल्स भी बराबर हैं, ठीक है। इसके एडजेसेंट एंगल भी बराबर है, मतलब सम्मुख कोण भी बराबर। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डायगोनल्स की। मैंने आपको बताया ये रईस है, सारी प्रॉपर्टी इसमें फुलफिल करेगा, ये सारी प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा। तो मैं यहां कह सकता हूं कि जो डायगोनल एसी है वो बीडी के बराबर भी होगा, एसी जो है वो परपेंडिकुलर भी होगा। और दूसरी चीज ये भी कह सकता हूं कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट भी करेंगे। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। क्लियर? सारी प्रॉपर्टी इसमें फुलफिल करेगा, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा। ये होता है क्वाड्रिलेटरल। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर लोगे, आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर लोगे। अब हम लोग सारी समरी पढ़ेंगे कि रोम्बस, उसके बाद समचतुर्भुज, आयत और वर्ग की सारी डिटेल्स पढ़ेंगे एक बार एक साथ। कॉन्सेप्ट सारा क्लियर, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर। सबके अपने अपने भाग दे दो तीनों भाइयों के, ठीक है, वरना कोई नाराज ना हो जाए। चलिए, पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार कौन सा है? वो है रोम्बस, जिसे हम कहते हैं समचतुर्भुज।
क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। स्पीड से चलेंगे। दूसरा है रेक्टेंगल, जिसे हम लोग कहते हैं आयत। क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तीसरा जो है वो है स्क्वायर, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ग। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ग। तो पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी साइड्स को लेके, ये कब बनता है, जब समांतर चतुर्भुज की सारी साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाए। चलिए, तो ऑल साइड इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ऑपोजिट साइड पैरेलल। उसके बाद आयत में क्या होगा, ऑल साइड इक्वल नहीं होगी, आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहां पे लिख दो ऑपोजिट साइड इक्वल एंड दूसरी चीज क्या होगी कि जो आमने सामने की भुजाएं है वो क्या है, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होंगी, ऑपोजिट साइड पैरेलल। इसमें क्या होगा, इसमें सब गुण होंगे। ठीक है, क्या होगा, ऑल साइड इक्वल और दूसरी चीज होगी कि ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगी। तो समांतर चतुर्भुज में, किसी समांतर चतुर्भुज में मैं ये कह सकता हूं कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहां पे लिखो समांतर चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, सब में कॉमन है इसलिए मैंने उसके अंदर लिख दिया। क्या ऑल साइड इक्वल, ऑपोजिट साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल। मतलब इसमें यह कह सकता हूं कि ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, इसमें भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और इसमें भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। सारी साइड इक्वल है तो ऑपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होंगी। तो यही चीज मैं यहां पर भी लिख सकता हूं कि कोई भी समांतर चतुर्भुज हो उसमें ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। क्या होंगी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एंगल्स की, एंगल्स के लिए मैंने यहां पर क्या बोला था, एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स समान होते हैं। समचतुर्भुज में ऑपोजिट, आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, समान होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ठीक है। इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ऑल एंगल इक्वल, इसमें भी सारे क्या होंगे, इसमें भी सारे 90 डिग्री के होंगे। ऑल एंगल इक्वल। आगे की बात करते हैं, क्या एंगल्स की यही प्रॉपर्टी है, बस एक ही प्रॉपर्टी। इसमें भी ऑपोजिट एंगल इक्वल है, इसमें सारे एंगल इक्वल है मतलब ऑपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे, इसमें भी सारे एंगल इक्वल है मतलब ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यही चीज मुझे यहां लिखनी है कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, ये कॉमन आ रहा है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। आगे बात करते हैं डायगोनल्स की बात करते हैं कि डायगोनल्स, इसमें अब डायगोनल इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं उसकी बात करते हैं। इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल यार ये समाएगा नहीं, ठीक है। डायगोनल्स को मैं काम करूं, यहां लिख देता हूं डायगोनल, एक तो AC होगा और एक BD होगा, ठीक है। अब इसके नाम से ही देखेंगे, ये दो डायगोनल है, वो क्या क्या काम करेंगे वही देखेंगे। ये पहला डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, दो ही तो डायगोनल हो गए इसमें, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। इक्वल के बारे में बात करते हैं, क्या इसमें डायगोनल्स इक्वल होंगे, आप बोलोगे सर इक्वल नहीं होंगे। क्या रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, आप बोलोगे सर
हाँ सर इक्वल होते हैं। उसके बाद क्या स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं? आप बोलोगे कि सर हाँ इक्वल होते हैं। क्लियर? एक प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, डायगोनल्स इक्वल कैसे याद रखोगे? देखो इक्वल वाली प्रॉपर्टी सबसे पहले आती है और सबसे पहले हमने पढ़ा रोम्बस, तो रोम्बस में वो प्रॉपर्टी नहीं होगी, बाकी सब में वो प्रॉपर्टी होगी। अगली चीज अगली चीज अगली चीज परपेंडिकुलर की बात करते हैं। परपेंडिकुलर की हम लोग बात करते हैं। चलो ई सी परपेंडिकुलर बीडी, मतलब कि जब डायगोनल्स ए से क्रॉस करते हैं तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है या नहीं? तो आप बोलोगे कि हाँ यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। आप बोलोगे कि यहां बनेगा, तो मैं बोलूंगा कि यहां पर नहीं बनेगा। तीसरी चीज, क्या यहां पर डायगोनल्स डायगोनल्स परपेंडिकुलर? यहां तो सारी चीजें होंगी, यहां पे तो सब हाँ ही बोलो, ठीक है, यहां पे तो सब हाँ ही बोलो, बस इतनी जगह चाहिए। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब कि समांतर चतुर्भुज के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, क्योंकि इसमें इक्वल नहीं है ना। किसी भी समांतर, क्या पता वो समांतर चतुर्भुज रोम्बस ही हो, ठीक है, तो ये कॉमन नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा। इसमें भी कुछ चीजें कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है तो हमने नहीं लिखा। आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं एफ। अब हम किसकी बात करेंगे कि बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। देखो हमने कहां पढ़ा, हमने पढ़ा कि वर्ग में तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आयत में भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रोम्बस जो है हमारा समचतुर्भुज में भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, समचतुर्भुज में भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो सब में बाइसेक्ट कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो लिख दो यहां पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बाइसेक्ट को कैसे लिखोगे? AC बाइसेक्ट BD, ठीक है, यहां पर लिखो AC बाइसेक्ट BD, और यहां पर भी लिख दो AC बाइसेक्ट BD। तो यहां पर ये कह सकता हूं कि जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की ये चार लाइनें आपको याद हुई, ये चार लाइनें आपको याद हुई, ठीक है। आई थिंक चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, आई थिंक चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फोटोज बनाने हैं क्या इसके? फोटोज बना देते हैं, बना देते हैं, फोटोज भी बना देते हैं। इतना सब कुछ किया, फोटोज नहीं बनाएंगे, और छोटा कर देते हैं। चलिए यहां पे बनाते हैं, ये लो। तो सबसे पहले मैं बना देता हूं रोम्बस, ये मैंने बना दिया रोम्बस। उसके बाद मैं बना देता हूं रेक्टेंगल, ये बना दिया रेक्टेंगल। उसके बाद मैं बना देता हूं वर्ग, ठीक है, सबको बड़े कर देते हैं। चलो डन, सारी चीजें क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। यहां पे लिख दो आप ABCD, डायगोनल्स भी बना दो सबके, यहां पे ऐसे डायगोनल्स बना दो, यहां पे O मार्क कर दो, यहां पे ABCD इसके डायगोनल्स बना दो, और यहां पे O मार्क कर दो। उसके बाद ABCD इसके डायगोनल्स बना दो और O मार्क कर दो। क्लियर क्लियर क्लियर। यहां पे देखो, यहां पे देखो ऑल साइड इक्वल, तो यहां लिख दो ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल, ठीक है। डायगोनल्स में क्या है? बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। उसके बाद यहां पर ऑल साइड ऑपोजिट साइड इक्वल, तो आप लिखोगे ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ठीक है। एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, मतलब कि ये इसके बराबर ये इसके बराबर, मतलब कि पैरेललोग्राम में कौन सा भी पैरेललोग्राम हो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। यहां पर ये इक्वल, ठीक है, ये भी इक्वल,
चारों साइड्स भी इक्वल, ठीक है, और यहां पे परपेंडिकुलर भी बनेगा, यहां पर परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, यहां पे परपेंडिकुलर भी बनेगा। अब क्लियर हो गया। चलिए अब स्क्रीनशॉट लीजिए। सर क्लियर है, फोटोज देख लो, स्क्रीन क्लियर है ना? ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने 80% सारी चीजें पढ़ ली। अब हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी से गो थ्रू करेंगे, जो हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है, जो हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। बहुत इजी इजी चीजें हैं अब एनसीईआरटी। ये चीजें याद करके आना, ये चीजें याद करके आना, तब जाके ही अगला वीडियो देखना, वरना मत देखना। हमें सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों की ही जरूरत है, पढ़ने वाले विद्यार्थी ही हमें चाहिए, ठीक है। हम लोग कमेंट्स के लिए या फिर वायरल होने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट पेज हमें सिलेक्शन देने हैं, अच्छा पढ़ा के सिलेक्शन देने हैं। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 की सारी समरी हमने पढ़ी, ठीक है। अब सिर्फ हमको एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू करना है, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपने अभी तक